हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाइन एडुटेक क्लास। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कुछ पॉइंट्स को। ओके, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पॉइंट नंबर 4 तक डिस्कस किया था अबाउट सिडबी एंड रूरल स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। वो सेंटर जो फाइनेंशियल सपोर्ट्स प्रोवाइड कराता है एज वेल एज कुछ ऐसे एडवाइस भी देता है जिससे बिजनेस को ग्रो करने में, इन्हांस करने में हेल्प होता है। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 5 हमारा है द नेशनल कमीशन फॉर इंटरप्राइजेज इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। ओके, किस सेक्टर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे? तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसका फुल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है NCEUS। ओके, तो लेट्स सी ये क्या डिफाइन करता है। द NCEUS दैट इज द नेशनल कमीशन फॉर enterprises in the unorganized sector was constituted in September 2004। इसको कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था? तो सितंबर 2004 में। विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स, कुछ ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रख करके इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स है। किसी भी सेंटर को बनाया जाता है या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन को बनाया जाता है तो एक पर्पस होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है। उसी ऑब्जेक्टिव के तहत उस इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश किया जाता है, सेटअप किया जाता है या कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। तो लेट्स सी व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स फॉर स्मॉल इंटरप्राइजेज इन द इनफॉर्मल सेक्टर। यहाँ पे हम लोग किन सेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं? तो अनऑर्गेनाइज्ड या इनफॉर्मल सेक्टर्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। यानी इसको बनाने का ये कारण है, वो सेक्टर जो इनफॉर्मल है, जो अनऑर्गेनाइज्ड है, कैसे हम उसमें इन्हांसमेंट ला सकते हैं या राइट डायरेक्शन में हम लोग उसको लेकर के मूव ऑन हो सकते हैं। सो लेट्स सी द ऑब्जेक्टिव्स। नंबर 1 इज टू इम्प्रूव देयर प्रोडक्टिविटी। हम बात कर रहे हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के बारे में, वैसे इंडस्ट्रीज़ जिसके पास कैपिटल लिमिटेड है। अगर हम लोग मैन पावर की बात करते हैं तो वो भी लिमिटेड है, क्योंकि जहाँ पर स्किल की बात हो रही है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, नंबर ऑफ वर्कर्स हमें अवेलेबल हो सकते हैं, नो डाउट। बट द थिंग इज़ कि जितने भी लेबर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में है या हमारे इंडस्ट्रीज़ में है, क्या वो स्किल्ड हैं, क्या वो कैपेबल हैं किसी भी काम को करने के लिए, क्या उनके अंदर एक क्रिएटिविटी है किसी भी काम को अच्छे से और थोड़ा सा क्रिएटिव करके दिखाने के लिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो प्रोडक्टिविटी को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? तो एक ये है कि वैसे ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास बहुत सारा फाइनेंस है, यानी उन्हें पैसे की कमी नहीं है, वो लोग हाई टेक्नोलॉजी परचेज कर सकते हैं, एजुकेटेड एम्प्लॉयज़ उनके ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, सो डैट उनके पास बहुत बेटर मटेरियल्स अवेलेबल है, या हम ये कह सकते हैं कि रिसोर्सेज अवेलेबल है। तो जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास बेस्ट रिसोर्सेज अवेलेबल होता है, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में और भी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकता है, क्योंकि जब वो आउटपुट आएगा उसका तो बेस्ट आएगा। मान लेते हैं कि बेस्ट रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, हाई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, बेस्ट एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं सही समय पर सही जगह पर उपलब्ध हैं, जिनको हम ऑप्टिमम या मैक्सिमम यूटिलाइजेशन उनका कर पा रहे हैं, और जो प्रोडक्ट बन करके आ रहा है वो भी फाइन क्वालिटी का है, हाई क्वालिटी का है, बेस्ट क्वालिटी का है। तो जब वो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होगा या मार्केट में रीच करेगा तो जितने भी कस्टमर्स हैं वो वही प्रोडक्ट परचेस करेंगे, क्योंकि कस्टमर अगर एक बार पैसा खर्च करता है तो वो ये देखता है कि मुझे उस प्रोडक्ट से कितना क्वालिटी या सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो सेटिस्फैक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कस्टमर्स, जितने भी कस्टमर्स हैं। तो यहाँ पर आप देखना है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनका जो प्रोडक्टिविटी लेवल है वो कम होता है अगर हम कंपेयर करेंगे बड़ी कंपनी से या लार्ज इंडस्ट्रीज से या लार्ज कंपनी से। उनका प्रोडक्टिविटी लेवल हमेशा ज़्यादा होगा किनसे? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो लैक ऑफ फाइनेंस
जो है वो हमेशा उसमें रहता है, पैसे की कमी रहती है, अच्छे एम्प्लॉय नहीं मिल पाते हैं, या जो एम्प्लॉय मिलते हैं वो उतने फुल्ली स्किल्ड नहीं होते, अनस्किल्ड होते हैं, या कह सकते हैं कि थोड़ा नॉलेज होता है, थोड़ी कमी होती है, तो जिसके कारण वो लोग रिसोर्सेज या रॉ मटेरियल को भी अच्छे से उपयोग नहीं कर पाते हैं, या जो रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है सप्लायर के द्वारा वो भी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, क्योंकि सप्लायर उन्हीं को अच्छा रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा जो उसे टाइम पर पेमेंट करेंगे, जो उसका भुगतान समय पे कर पाएंगे, तो रॉ मटेरियल वो उन्हीं को अच्छा देगा। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं तो इम्प्रूव देयर प्रोडक्टिविटी, उनके प्रोडक्टिविटी लेवल को कैसे इम्प्रूव किया जाएगा। तो ये जो नेशनल कमीशन फॉर इंटरप्राइजेज इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव हैं। वो ऑब्जेक्टिव में पहला ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ रहे हैं, टू इम्प्रूव देयर प्रोडक्टिविटी, उनके प्रोडक्टिविटी लेवल को इम्प्रूव करना है। अगर प्रोडक्टिविटी लेवल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का अगर इम्प्रूव होगा तो जाहिर सी बात है कि वो इंडस्ट्री जो है वो ग्रो करेगा। वो इंडस्ट्री क्या कमाएगा, तो वो इंडस्ट्री प्रॉफिट कमाएगा। अगर वो प्रॉफिट कमाएगा तो वो अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट अपने बिजनेस में ही लगाएगा, जिससे उसे ही लंबे समय तक फ़ायदा होता रहेगा। ऐसा नहीं है कि अगर उसने एक समय प्रॉफिट कमा लिया तो वो उसे बिजनेस में नहीं लगाएगा। बिजनेस को ग्रो करने के लिए हमेशा बिजनेसमैन को टाइम टू टाइम अपने बिजनेस में अमाउंट ऑफ मनी लगाना पड़ता है। इनिशियल कैपिटल जो होता है वो लंबे समय के लिए सफिशिएंट नहीं होता है। तो प्रोडक्टिविटी लेवल तभी बढ़ेगा जब यहाँ पर जितने भी रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास या उस सेक्टर में अवेलेबल होने चाहिए। अगर हम बात करते हैं एम्प्लॉइज़ के बारे में, तो बेस्ट एम्प्लॉय अगर मिलेगा तो बेस्ट आउटकम आएगा, यानी उनके अंदर जितनी क्षमता है, स्किल्ड है, वो उस बिज़नेस में लगाएंगे, पोटेंशियल को बिज़नेस में लगाएंगे, तो इससे बिज़नेस को फ़ायदा होगा और साथ में उस एम्प्लॉय को फ़ायदा होगा, जिससे टाइम टू टाइम क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगा। सैलरी तभी ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री दे पाएगा जब वो प्रॉफिट कमाएगा। तो प्रॉफिट वो तब कमाएगा जब उसका आउटकम अच्छा होगा। वो जो प्रोडक्ट बना रहा है या जो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो सर्विस प्रोवाइडर तभी अर्न कर पाएगा जब वो अच्छी सर्विस दे पाएगा। एक मैन्युफैक्चरर किसी प्रोडक्ट को बना करके मार्केट में सप्लाई करता है और उसी प्रोडक्ट से वो अर्न करना चाहता है, तो कस्टमर तभी परचेस करेगा जब उसके अंदर बेस्ट चीज़ें अवेलेबल होंगी, बेस्ट इंग्रेडिएंट अवेलेबल होंगे, सेटिस्फैक्शन उसको कस्टमर को मिलेगा, तभी तो वो नेक्स्ट टाइम वो उसे परचेस कर पाएगा। तो प्रोडक्टिविटी लेवल को इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास और क्या होना चाहिए, तो मशीन होना चाहिए। हम लोग मशीन की बात कर लेते हैं। मशीन अगर अच्छा होगा तो जो आउटकम है वो भी अच्छा मिल पाएगा। रॉ मटेरियल का जो वेस्टेज है वो भी कम होगा। तो रॉ मटेरियल का वेस्टेज कम होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होगा। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट उतना हम अर्न नहीं कमा पाएंगे। तो प्रॉफिट ज़्यादा कमाने के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमेशा कम या उतना ज़्यादा भी खर्चा नहीं करना चाहिए, जिससे जो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ज़्यादा टू ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगे। तो रिसोर्सेज अगर अवेलेबल होगा, बेस्ट रिसोर्सेज, तो प्रोडक्टिविटी लेवल हम लोग मशीन्स के थ्रू बढ़ा सकते हैं या बेस्ट रॉ मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट अगर रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे तो आउटकम अच्छा निकलेगा। तो मशीन, लेबर्स, रॉ मटेरियल्स, अगर ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं तो उसका जो प्रोडक्टिविटी लेवल है वो भी इंक्रीज़ करेगा। मार्केट में कस्टमर जो है वो उसके ही प्रोडक्ट का डिमांड करेंगे। मार्केट में कस्टमर उसी प्रोडक्ट को ज़्यादा डिमांड करते हैं जिनका सप्लाई जो है वो टाइम पर होता है। यानी हम बात करते हैं प्रोडक्शन हाउस की, तो प्रोडक्शन हाउस अगर यहाँ है और ये मार्केट है, तो मार्केट में अगर टाइम टू टाइम प्रोडक्शन हाउस से प्रोडक्ट सप्लाई होगा, तो सप्लाई अगर टाइम पर होगा तो कस्टमर क्या करेंगे, उसी प्रोडक्ट को परचेस करेंगे जो मार्केट में अवेलेबल होगा। सप्लाई भी टाइम पर हो रहा है, प्लस जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ दी प्रोडक्ट, वो भी अगर अच्छा रहेगा तो कस्टमर जाहिर सी बात है उसी प्रोडक्ट को परचेस करेगा। तो प्रोडक्टिविटी लेवल अगर इम्प्रूव होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का,
तो वो धीरे धीरे करके अपने बिजनेस को और ज़्यादा डेवलप करेगा। तो प्रोडक्टिविटी लेवल इंक्रीज कराने के लिए मशीन अच्छा होना चाहिए, लेबर स्किल्ड होने चाहिए जो उस रिसोर्सेज को उपयोग कर पाए। मान लेते हैं कि हमारे पास बेस्ट रॉ मटेरियल है, हमने हाई टेक्नोलॉजी परचेस कर लिया, सारा कुछ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट है, लेकिन जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अनस्किल्ड आते हैं, या हम हायर करते हैं वैसे एम्प्लॉय को जिनके अंदर कम क्षमता है या अनस्किल्ड है, तो क्या वो मशीन और रॉ मटेरियल को उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाएंगे? तो नहीं कर पाएंगे। तो हमको ये देखना है कि अगर हमें ओवरऑल डेवलपमेंट करना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के बारे में, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का अगर डेवलपमेंट करना है या प्रोडक्टिविटी लेवल इम्प्रूव करना है तो हमें हर एक रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ करना होगा। जो सप्लायर हमें जो रिसोर्सेज अवेलेबल करवा रहा है उस रिसोर्सेज को हम कितने रेट में परचेस करते हैं, उनका हम कैसे उपयोग कर सकते हैं, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ों को अगर एक बिजनेसमैन देखेगा, एनालाइज करेगा, तभी वो हर एक बिजनेस की एक्टिविटी को परफेक्टली परफॉर्म कर पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर 2, टू जनरेट लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पर्टिकुलरली इन रूरल एरिया। देखो क्या होगा कि जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो है वो छोटे छोटे एरिया में अगर इस्टेब्लिश होगा या सेटअप किया जाएगा और उसको कुछ इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिलेंगे। हम लोग बेसिकली जो चीज़ पढ़ रहे हैं, जितने भी हम लोग पॉइंट्स वाइज डिस्कस कर चुके हैं या आगे करने वाले हैं, वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? तो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट के अंदर आते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा तो वहाँ पर देख पाओगे आप टू जनरेट लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट। एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की ही बात हम लोग करते हैं कि वहाँ उसने स्टार्ट किया था विथ लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी, विथ लिमिटेड एम्प्लॉयज़ के साथ उसने स्टार्ट किया, लेकिन जब इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट्स उसे टाइम टू टाइम मिलने लगा, इंस्टीट्यूशन जो है वो उसे सपोर्ट करने लगे, तो उसका प्रोडक्टिविटी लेवल इम्प्रूव हो गया। और जब प्रोडक्टिविटी लेवल इम्प्रूव हो गया तो मार्केट में उसके प्रोडक्ट का डिमांड भी होने लगा। जब मार्केट में उसके प्रोडक्ट का डिमांड होने लगा तो जब वो बना रहा था फॉर एग्जांपल कि वो पर डे 100 प्रोडक्ट बना रहा था, अब मार्केट में डिमांड होने लगा 100 और, तो टोटल हो गए 200। तो 100 और प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या चाहिए होगा? हमें और रिसोर्सेज चाहिए होगा। तो और रिसोर्सेज में हमें और मैन पावर भी चाहिए होगा, यानी जो एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ भी चाहिए होंगे, तो एम्प्लॉयज़ को हायर करना पड़ेगा। तो लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हो सकता है किसके थ्रू? अगर इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिलेगा किसी भी इंडस्ट्री को और वो अपनी प्रोडक्टिविटी लेवल इम्प्रूव करेगा, तो आफ्टर डैट क्या होगा कि जो अपॉर्चुनिटी आएगा जॉब से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, वो भी लार्ज स्केल पर आएगा। क्योंकि जहाँ पर जितने लोग 100 प्रोडक्ट को बनाने के लिए अवेलेबल थे, अब 100 और बढ़ गया तो टोटल 200 हो गए। तो जितने पहले इंगेज थे वो तो उसी काम को कर रहे हैं, लेकिन 100 और बनाने के लिए हमें और मशीनरी चाहिए होगा, और लोगों की ज़रूरत होगी, और हमें लोगों को जॉब पे रखना पड़ेगा। तो वहाँ पर देखोगे आप कि लोगों को जॉब मिल रहा है, पर्टिकुलरली इन द रूरल एरिया। हम लोग बात कर रहे हैं किस एरिया की? रूरल एरिया की। जो अर्बन एरिया का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे रूरल एरिया का बात हो रहा है। तो रूरल एरिया में लोगों को रोज़गार मिलेगा, उनके पास जॉब आएगी। तो जितने लोग पहले इंगेज थे प्लस और उतने लोग इंगेज हो जाएंगे, तो ओवरऑल वो एरिया का डेवलपमेंट होगा। केवल अगर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं या किसी इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, वो साथ में डेवलप होगा, और साथ में वो भी डेवलप होगा, और साथ में जो उसका लोकेलिटी है, जो एरिया है, लोकेलिटी जो है वो भी डेवलप करेगा। तो लोकेलिटी को डेवलप करने के लिए इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने का प्रोडक्टिविटी लेवल इम्प्रूव करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, टू इन्हांस कॉम्पिटिटिवनेस इन द इमर्जिंग ग्लोबल इन्वायरमेंट। अब हम बात करते हैं एलपीजी के बारे में। हम लोगों ने बात किया था लास्ट पॉइंट में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो जब ये आया, इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ,
तो उसके बाद आप देखोगे कि जो पूरे वर्ल्ड का मार्केट है वो एक प्लेटफॉर्म पर आ गया है। ओके, आज हम लोग किसी भी प्रोडक्ट को कहीं से भी परचेस कर सकते हैं, ईजिली अवेलेबल हो जाता है, कोई बहुत ज़्यादा हमें यहाँ वहाँ जाना नहीं पड़ता है। आजकल हम लोग इंटरनेट के थ्रू शॉपिंग कर रहे हैं। तो ग्लोबल जो मार्केट है, हम लोग पहले बात कर लेते हैं ग्लोबलाइजेशन का। तो ग्लोबलाइजेशन से क्या हो गया कि पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है उसका जो एक मार्केट है वो एक जगह पर आ गया या एक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हो गया। अब जब हम इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं और यहाँ भी हम लोग स्मॉल इंडस्ट्रीज़ या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के व्यू से बात करते हैं, तो इसको थोड़ा सा कंपटीशन हो गया। पहले तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ अवेलेबल थी। अगर इंडिया की ही बात करते हैं तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ यहाँ अवेलेबल थी, लार्ज कंपनीज़, लार्ज इंडस्ट्रीज़ जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए कंपटीशन था, जो उसे टाइम टू टाइम क्या दे रहे थे, कंपटीशन दे रहे थे। तो अब यहाँ पर ये देखना होगा कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी वो पहले से अवेलेबल थी, लेकिन अब ग्लोबलाइजेशन के बाद क्या हो गया, और भी कंपनीज अवेलेबल हो गए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो है, जो रूरल एरिया में अवेलेबल है, जो अपना लिमिटेड अमाउंट के साथ अपने बिजनेस को चला रहा है विथ लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ। अब जब वो ग्लोबल मार्केट जब देश में आएंगे या फॉरेन मार्केट बिजनेसमैन जो हैं वो हमारे देश में आकर के अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करेंगे या दूसरे देश का प्रोडक्ट यहाँ पर आकर के सेल आउट होगा, यहाँ के कस्टमर उसे परचेस करेंगे, तो नुकसान किसको होगा, तो नुकसान होगा रूरल एरिया में जो बिज़नेस चल रहा है, जो इंडस्ट्रीज़ चल रही है, दैट इज़ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ चल रही है। तो वैसे में वो देखना होगा कि वो एक तो डोमेस्टिक बिजनेस, जब डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ जो बिजनेस जो है जो इसी देश में पहले से अवेलेबल हैं वो उसके लिए कॉम्पिटिटर थे, लार्ज इंडस्ट्रीज़ कॉम्पिटिटर्स थे। अब जब ग्लोबली हम बात करते हैं या ग्लोबल मार्केट की बात करते हैं तो वो एक बहुत बड़ा कंपटीशन हो जाता है किसी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो यहाँ पर ये जो है द नेशनल कमीशन इंटरप्राइजेज जो है वो क्या करता है, सपोर्ट करता है। उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने क्या देखना है कि वो जो कंपटीशन है वो उसको कैसे टैकल कर पाए। अब जब इमर्जिंग ग्लोबल इन्वायरमेंट हो गया है तो वो अपने आप को सरवाइव कैसे कर पाएगा, तो सरवाइव करने के लिए उसके पास उतने रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए, सो डैट हम ये कह सकते हैं कि इन कॉम्पिटिटिव मार्केट में वो अपने आप को इन्हेंस कर पाएगा, डेवलप कर पाएगा। ओके, तभी तो वो इसी मार्केट से अर्न कर पाएगा, प्रॉफिट अर्न कर पाएगा। तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए सबसे पहले ये देखना होगा कि क्या वो सरवाइव कर पा रहा है इतने कंपटीशन में। अगर वो सरवाइव कर रहा है तो गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट के ज़रिए फाइनेंशियल सपोर्ट दिए है, एज वेल एज कुछ एडवाइस भी वो टाइम टू टाइम प्रोवाइड करता है, जिसके तहत जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है वो अपने आप को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर सकता है, और भी ज़्यादा डेवलप कर सकता है। क्योंकि जब से एलपीजी आया है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आया है, तो ग्लोबलाइजेशन के बाद जो नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं उनको तो बहुत बेनिफिट्स मिला है। उनके पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल है विद डिफरेंट ब्रांड, डिफरेंट कंपनीज़ के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। वो जिस रेट का चाहते हैं उस रेट का प्रोडक्ट उनके पास अवेलेबल है, तो उनको सेटिस्फैक्शन किसी भी प्रोडक्ट से मिल सकता है अगर वो उनके लेवल का हुआ तो। लेकिन अगर हम लोग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो ग्लोबलाइजेशन के बाद एक चीज़ तो ये है कि बिजनेस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है। जितने भी इंटरप्राइजेज हैं या जितने भी बिजनेसमैन हैं, अब वो ये चाहते हैं कि हम वो बेस्ट रॉ मटेरियल परचेस करें, बेस्ट मशीन परचेस करें, बेस्ट एम्प्लॉय हमारे अंडर या हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, तभी तो हम बेस्ट प्रोडक्ट बना करके मार्केट में सप्लाई कर पाएंगे। अगर किसी भी कंपनी का जो प्रोडक्ट है अगर उसमें कोई भी कमी आती है तो कस्टमर कंप्लेन कर सकता है, कस्टमर कंपनसेशन अमाउंट ले सकता है, या कस्टमर जो है फाइनली उस प्रोडक्ट या उस कंपनी के प्रोडक्ट को छोड़ करके किसी और के प्रोडक्ट को परचेस करना स्टार्ट कर दे। तो ऐसे में लॉस किसका होगा, तो केवल और केवल उस इंडस्ट्रीज़ का होगा जो अब
अपने प्रोडक्ट को बनाने में कोई कमी करता है या उतना अच्छे से प्रोडक्ट को बना नहीं पाता है। ओके, द नेक्स्ट वी हैव पॉइंट नंबर 4, टू लिंक द सेक्टर विद अदर इंस्टीट्यूशन। ये क्या करता है? लिंक करता है, जोड़ता है सेक्टर विद अदर इंस्टीट्यूशन में। ओके, इन द एरिया ऑफ क्रेडिट, रॉ मटेरियल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है कि इंस्टीट्यूशंस की अगर बात करते हैं तो इन द एरियाज ऑफ क्रेडिट, रॉ मटेरियल, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एंड मार्केटिंग। तो ये लिंकअप करता है, जोड़ता है। अगर प्रोडक्शन हाउस में जो प्रोडक्ट बन रहा है और ये जो मार्केट है, जब तक यहाँ का प्रोडक्ट इस मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा तो कोई भी कस्टमर इस प्रोडक्ट को परचेज नहीं कर पाएगा। तो यहाँ के प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए पहले तो यहाँ पर अवेलेबल होना पड़ेगा उस प्रोडक्ट को। इस प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन यहाँ पर जितने भी कस्टमर्स हैं उनके पास अवेलेबल होना पड़ेगा, तभी तो वो उस प्रोडक्ट को परचेज कर पाएंगे। अगर हम लोग टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी में आप देखोगे कि पर डे, हर दिन कुछ ना कुछ अपडेट हो रहा है। तो जितनी भी इंडस्ट्री है वो हमेशा ये देखता है कि ज़रा सा अगर अपडेट हुआ है तो हम वही टेक्नोलॉजी परचेस करें जो आज के समय पे हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल है, जिससे जो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम होगा और हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, टू फॉर्मुलेट सुटेबल अरेंजमेंट फॉर स्किल डेवलपमेंट। और ये क्या करता है? स्किल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग ये सोचता है। टू फॉर्मुलेट सुटेबल अरेंजमेंट करता है। ये अरेंजमेंट किसके लिए करेगा? स्किल डेवलपमेंट के लिए करेगा। ये बेसिकली बात हो रहा है रूरल एरिया की। तो रूरल एरिया में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं या जितनी भी इंडस्ट्रीज चल रही है, वहाँ पर जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो शहर से जाके तो गांव में काम नहीं कर रहे हैं। अगर हमने बिज़नेस को स्टार्ट किया है विलेज एरिया में या रूरल एरिया में, तो हमारे पास वही एम्प्लॉय अवेलेबल होंगे जो उस एरिया से बिलोंग करते हैं या जो उस लोकेलिटी से बिलोंग कर रहे हैं। अब कोई शहर से जाकर के रूरल एरिया में तो काम नहीं करेगा। तो क्या करना होगा? कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना होगा कि वहाँ पर जितने लोग अवेलेबल हैं और उनके पास जो स्किल है हम उन्हें क्या करें? इन्हेंस करें, उन्हें शार्प करें, उनको डेवलप करें, तभी तो वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए या इंडस्ट्रीज़ के लिए फ्रूटफुल हो पाएंगे। तो गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट के ज़रिए केवल फाइनेंस नहीं पहुंचाया, एडवाइस नहीं पहुंचाया, साथ में बहुत सारे काम किए हैं जिसके तहत हर एक सेक्टर को गवर्नमेंट ने डेवलप करने का प्रयास किया है। अब ये जिम्मेदारी आती है लोगों पर कि वो अपने स्किल को कैसे और शार्प कर सकते हैं, कैसे डेवलप कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के द्वारा लोगों से कनेक्शन बनाया जा रहा है। इससे क्या होता है कि अगर उनके पास एक एबिलिटी है या डिग्री है, वो उसको कैसे यूज़फुल बना सकते हैं, वो उसको और कैसे बेटर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक एम्प्लॉय 5000 रुपीज़ अर्न कर रहा है और वो उसके अंदर एबिलिटी है, तो ट्रेनिंग के ज़रिए वो 5000 और कमा सकता है। एबिलिटी इम्प्रूव होगा तो टोटल अब वो कितना कमाने लगा? तो 10,000 कमाने लगा। तो आप देखोगे कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं वो भी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करता है, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करता है, जिसका कारण ये होता है कि वो अपने एम्प्लॉय की एबिलिटी को और भी ज़्यादा निखारे। फ़ायदा उस एम्प्लॉय को होगा, साथ में उस ऑर्गेनाइजेशन को भी होगा, उस कंपनी को भी फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि जब वो एम्प्लॉय कुछ सीखेगा तो वो अपने पोटेंशियल को उसी बिज़नेस में लगाएगा, अपने नॉलेज को वो उसी बिज़नेस में लगाएगा और बिज़नेस को प्रॉफिट अर्न होगा। सो अरेंजमेंट करना होगा फॉर स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम आज गवर्नमेंट चला रहा है कि आप जो चीज़ सीखना चाहते हो या आपके अंदर जो क्षमता है, जो एबिलिटी है, उसको आप और कैसे शार्प कर सकते हो। बहुत सारे प्रोग्राम है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो इससे रूरल एरिया का जो एक लेवल ऑफ स्टैंडर्ड है या स्टैंडिंग या जो जीने का तरीका होगा वो भी और इम्प्रूव होगा। लोगों के पास रोज़गार नहीं था तो अब उनके पास रोज़गार आएगा, क्योंकि अब उनके अंदर क्या है कि स्किल है।
एक क्षमता है, उनको गवर्नमेंट के द्वारा सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाया जा रहा है कि नौ अब ये किसी भी का जो रिक्वायरमेंट है अब इस रिक्वायरमेंट को ये पूरा कर सकता है, जो ट्रेनिंग उसने लिया है, जो स्किल उसके पास है। नेक्स्ट, नेशनल कमीशन फॉर इंटरप्राइजेस इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इश्यूज फॉर डिटेल कंसिडरेशन। पॉइंट वाइज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट नंबर ए, ग्रोथ पोल स्ट्रैटेजी for the informal sector in the form of clusters, hubs in order to get external economic aid. Okay, यहाँ पर जो इकोनॉमिक एड मिल रहा है या फैसिलिटी मिल रहा है वो इंटरनल नहीं एक्सटर्नल है। ओके, नेक्स्ट, पोटेंशियल फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इम्पार्टिंग द स्किल रिक्वायर्ड बाय द इनफॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर के द्वारा जो रिक्वायर्ड है। प्रोविजन फॉर माइक्रो फाइनेंस, किसके लिए प्रोविजन आया है? तो प्रोविजन आया है माइक्रो फाइनेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज टू द इनफॉर्मल सेक्टर। ओके, प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी फॉर वर्कर्स। देखो यहाँ भी बात करता है सोशल सिक्योरिटी, किसके लिए? वर्कर्स के लिए इन द इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर में बहुत सारे हो सकते हैं कि वर्कर्स के लिए जो काम करने की जगह है वो बहुत ज़्यादा सेफ नहीं हो, बहुत उनको सेफ्टी वहाँ पर महसूस नहीं हो सकता है, लाइफ का डेंजर हो या कुछ हाथ एक्सीडेंट हो जाए। तो ये जो इंस्टीट्यूशन है वो सिक्योर करेगा कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन रूरल एरिया में हैं या जितने भी इंडस्ट्रीज़ रूरल एरिया में सेटअप की गई हैं या वहाँ पे रन हो रही हैं, तो वो सारे इंस्टीट्यूशन वो सारे इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनके अंदर जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनका जो सिक्योरिटी है वो ध्यान में रखा जाए। अगर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द वर्कर्स को ध्यान में नहीं रखा जाएगा तो हम इंडस्ट्रीज़ जो है वो जब भी प्रॉफिट कमाएगा तो ऐसा तो नहीं कि बिना वर्कर्स के वो अपना काम को स्टार्ट करेगा या बिना वर्कर्स के वो अपने काम को लेकर के कंटिन्यू करेगा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जितना मशीन है, रॉ मटेरियल है या इंफ्रास्ट्रक्चर है या टेक्नोलॉजी है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन उनको हैंडल करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? तो एम्प्लॉय चाहिए होगा। हमें कौन चाहिए? हमें वर्कर्स चाहिए होंगे। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट वे में लेकर के चलने के लिए हमारे पास बेस्ट वर्कर्स होने चाहिए। तो इनफॉर्मल सेक्टर में जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं ये इंस्टीट्यूशन ये सिक्योर करेगा कि उनके लाइफ के साथ कोई डेंजर नहीं होगा या वहाँ जो काम कर रहे हैं तो उनको कोई हेल्थ इशू नहीं होगा। अगर हेल्थ इशू होता भी है तो वो इंडस्ट्री ये ध्यान देगा कि फर्दर किसी और एम्प्लॉय के साथ ये एक्सीडेंट ना हो जाए। तो ये सारा कुछ जो है वो गवर्नमेंट ने इस इंस्टीट्यूशन के तहत हर एक स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी ली है और वो कर रहा है। अब यहाँ पर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है उनको भी फॉरवर्ड आना होगा और आगे आकर के उनके अंदर जितनी कमी है वो उनको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? थ्रू दिस इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट के ज़रिए। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट का नेक्स्ट टॉपिक के बारे में या नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके।